नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की हमारी जो भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण पुस्तक की हम बात कर रहे थे। और भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है उसका चैप्टर 4 जो है उसका आज लेक्चर नंबर 3 है और हम जलवायु यानी क्लाइमेट की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी मौसम और ऋतुएं और मानसून आदि चीज़ों को समझने के बाद हम जलवायु को बहुत अच्छे से और शानदार ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जलवायु जिसे क्लाइमेट कहा जाता है वो निर्भर होती है मौसम, मानसून और ऋतुओं पर। यानी कि जलवायु सैकड़ों सालों के बाद बदलती है, जबकि मौसम जो होता है पल भर में आने वाली कुछ ही देर में बदल जाता है। जबकि ऋतु जो होती है वो 2.5-2 महीने के आसपास के समय में अपना बदलाव या परिवर्तन करती है। और मानसून जो है वो सिर्फ हवाएं होती है, चक्रवाती हवाएं हो सकती है, कैसी भी हवाएं हो सकती है। तो मानसून जो है वो हवाओं का एक परिणाम है। इसी प्रकार से इन तीनों से मिलकर इन तीनों का साझा स्वरूप लेकर प्रस्तुत होती है क्लाइमेट, जिसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु पे वैसे तो हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की है, लेकिन जलवायु के कारकों को, अलाइनमेंट या तत्व जिसे हम कह सकते हैं, उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जलवायु ऊंचावच कारक। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले ऊंचावच कारक कौन से, यानी ऊपर चढ़ाई और नीचाई के आधार पर, ऊपर धरातलीय उबड़ खाबड़ता के आधार पर जलवायु जो होती है वो कैसे प्रभावित होती है। यानी हिमालय क्षेत्रों में कैसी जलवायु है, भारत के पठारी क्षेत्र में कैसी जलवायु है, आदि चर्चाएं हम इसमें करने वाले हैं। तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे और देखेंगे कि भारत का ये जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ हमेशा हमने देखा कि हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय वाला क्षेत्र है। यानी हिमालय नहीं कहकर इसको मैं पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकता हूँ। हम कुछ बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत का ये पर्वतीय भाग है ऊपर वाला, जबकि भारत का ये नीचे वाला जो भाग है ये पूरी तरह से पठारी भाग है। इस प्रकार से ये भारत का पठारी भाग है। यानी ऊंचावच और नीचावच के आधार पर, यानी उबड़ खाबड़ता के आधार पर जलवायु को आज हम ऊंचावच की दृष्टि से देखेंगे। यानी उबड़ खाबड़ जलवायु जो है, उबड़ खाबड़ स्थल के कारण जलवायु कैसे प्रभावित होती है, उस अलाइनमेंट का आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये पठारी भाग है। ये भारत का जो ये क्षेत्र है, ये आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया है, ये भारत का तटीय भाग है और ये भारत के द्वीप समूह यहाँ आ जाते हैं। और ये बड़ा वाला जो क्षेत्र हमें यहाँ दिखाई देता है ये भारत का मैदानी भाग है, मैदानी भाग। तो इस प्रकार से कई उबड़ खाबड़ तरीके हमें देखने को मिलते हैं। भारत की पूरी भूमि की जो स्थिति है, जो संरचना है, जो बनावट है, वो एक समान समतल नहीं है। कई मैदान है तो कई पठार है, कई घास के मैदान दिखाई देते हैं तो कई समुद्र और महासागर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऊंचावच होते हैं ये हमारी जलवायु को, हमारे मौसम को, हमारे मानसून को या फिर हमारी ऋतुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज को हम इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं और शुरू करते हैं कि स्थिति और ऊंचावच के आधार पर भारत की स्थिति हमने 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के रूप में इस प्रकार से देखी थी। वो स्थिति यहाँ काम आने वाली है कि भारत अक्षांश में कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो ये मायना रखता है कि भारत अक्षांश जो है उसके अकॉर्डिंग कहाँ है, उसी प्रकार की जलवायु होगी। भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी कोने की, चाहे भारत के किसी भी कोने की जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले मौसम, ऋतु और मानसून तो है ही, उसके अलावा सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो कोई स्थल किस अक्षांश में है उसकी जलवायु वैसी ही होगी। तो अक्षांश बहुत बड़ा मायना रखता है, हमने पहले भी जाना है, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं क्योंकि बार बार अक्षांश की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार से ग्लोब है, इस प्रकार से, और एक बीचों बीच रेखा खींची जाएगी जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी यानी भू पर खींची गई है और पृथ्वी के मध्य में खींची गई है, इसलिए इस रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। कई लोग इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पर खींची गई है और जितनी भी रेखाएं इसके समांतर या फिर आड़ी तरीके से एक वृत्त के रूप में इस प्रकार से खींची जाएगी, इस प्रकार से, वो सारी रेखाएं जो होगी वो अक्षांश के नाम से जानी जाएगी। ये इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे आड़ी वो अक्षांश के नाम से जानी
जाएगी। ये जितनी भी मैंने खींची है यहाँ पर ये अक्षांश है, और लास्ट में जाते जाते यहाँ बिंदु बच जाता है। इस बिंदु को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। इस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से, पोलर कह सकते हैं इसे हम, ध्रुव के नाम से इसे जाना करते। क्योंकि यहां से मैंने अक्षांश खींचना शुरू किया तो लास्ट में आता है ये छोटी हो जाएगी इस प्रकार से, और लास्ट में आता है एक बिंदु बच जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बच जाएगा, बस इतना सा। तो इसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे 23.5 डिग्री ऊपर भी रेखा खींची है यहाँ पे हमने, और 23.5 डिग्री नीचे भी रेखा खींचिए। इसको हम करक रेखा के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा काम आने वाली है थोड़ी देर में करक रेखा, और इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। अभी तक हमने 4 जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें अक्षांश बहुत ज्यादा काम आ रही है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये अक्षांश और ये अक्षांश, ये अक्षांश और ये अक्षांश, 2 अक्षांश जो होते हैं, 2 अक्षांश जो होते हैं, 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, यानी 2 अक्षांश जो है उनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 111 किलोमीटर। और इसको गोरे के नाम से जाना जाता है। किसके? जोन के नाम से, सॉरी, इसको जोन के नाम से जाना जाता है। और मेरे मुंह से जैसे ही गोरे शब्द निकला तो एक चीज और रिमेंबर हो जाती है कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो लंबे तरीके से लंबवत खींची जाती है इस प्रकार से। ये जो अब खींच रहा हूं मैं वो देशांतर रेखाएं हैं। क्या है वो? देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं के जो बीच में गैप होता है वो 111.32 किलोमीटर है। ये इसका बीच का गैप है। अक्षांश जो होती है उसका गैप तो 111 किलोमीटर आ रहा था, लेकिन खड़ी वाली जो देशांतर रेखाएं होती है उनके बीच में जो गैप है 111.32 किलोमीटर, यानी थोड़ा सा बढ़कर है। लेकिन इनकी बीच की दूरी जो देशांतर रेखाएं जो खड़ी वाली हमें दिखाई दे रही है, देशांतर, कौन सी रेखाएं? देशांतर, इनकी बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन के नाम से जाना करते। ये चीजें हमने देखी, और हमने ये देखा कि जो अक्षांश रेखा है उसका वृत्त कहीं ज्यादा बनता है, ग्रेड सर्किल कहीं बनता है, तो वो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर बनता है। लेकिन हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, और भारत का भूगोल अक्षांशों में कैसे महत्वपूर्ण है, तो यहां देखिए ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां देखिए मैंने करक रेखा का जिक्र कर रखा है। करक रेखा आपको दिखाई दे रही है। करक रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, हम ये जानते हैं। और 8 राज्यों से गुजरने की बात यहां नहीं है, गुजरने के साथ जलवायु में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ये कर देती है। और करक रेखा जो है वो लगभग 8 राज्यों के अंदर से गुजरने के साथ ही लगभग 17 देशों से गुजरती है, यानी बहुत महान जो चेंजिंग है वो लाया करती है। कौन? करक रेखा। और ये 3 महाद्वीपों से गुजरा करती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से ये गुजरा करती है। तो करक रेखा जो है भारत के 8 राज्य, हमने इसको बहुत अच्छे ट्रिक से पढ़ा हुआ है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों से गुजरा करती है। कौन सी रेखा? करक रेखा। तो करक रेखा जो है वो यहां होगी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा से बात करेंगे, ये भूमध्य रेखा है, और सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी जून के आसपास। तो भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो गर्मी प्रभावित दोनों तरफ होगी। लेकिन भारत के मध्य से तो करक रेखा गुजर रही है। भारत के मध्य से कौन गुजर रही है? करक रेखा गुजर रही है। तो करक रेखा जो है वो भारत की जलवायु पर किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई फर्क तो जरूर, कोई ना कोई अंतर तो जरूर दिखाएगी, कोई ना कोई चेंजिंग तो, कोई ना कोई बदलाव तो जरूर दिखाएगी। और ये दिखाएगी जो वो चीज, बदलाव जो सामने आएंगे वो ये है कि यहाँ करक रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो शीत और उष्ण यानी गर्मी और ठंड यानी विषम जलवायु हमें देखने को मिलेगी। बहुत शानदार वाली बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। करक रेखा भारत के मध्य से जैसे ही गुजरेगी तो मौसम में ढेर सारे बदलाव आ जाएंगे। करक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र में अलग बदलाव दिखाई देंगे। बात तो हम भारत की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? हम पूरे वर्ल्ड की नहीं कर रहे हैं, बात भारत की कर रहे हैं। लेकिन करक रेखा जैसे ही भारत के मध्य से गुजरी तो वो सारे राज्यों से तो नहीं गुजरी थी, वो सिर्फ 8 राज्यों से गुजरी थी। ये खुद ही बता रही है कि 8 राज्यों से, ये देखो 8 बना हुआ है यहाँ पे, 8 राज्यों से गुजरती है, 17 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से ये गुजरा करती है।
तो कर्क रेखा जैसे ही भारत के बीच में से गुजरी तो उसने ढेर सारे बदलाव भारत के अंदर ला दिए, और उनमें सबसे बड़ा बदलाव ये देखिए, उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो तापमान जो है उसमें विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब यह है कि एक साल के अंदर जलवायु में ऋतु के कारण, किसके कारण बता रहा हूं मैं, ऋतु जो होती है, सीजन जो होती है, उसके कारण जो बदलाव आते हैं, यानी तापमान तो है ही है, लेकिन एक साल में ऋतु के अनुसार, इसमें मौसम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऋतुएं जो हमने पढ़ी थी, शिशिर, हेमंत, वो सारी ऋतुएं जो हमने पढ़ी थी, वो जो ऋतुएं हैं उनके अनुसार क्लाइमेट में, सीजन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हम विषम जलवायु के नाम से जाना करते हैं। एक बार फिर देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक साल के अंदर ऋतु के कारण, किसके कारण, ऋतु के कारण जो जो बदलाव आते हैं मौसम में या फिर मानसून में या फिर उस क्षेत्र में, उसको विषम जलवायु के नाम से पुकारा करते हैं। तो विषम जलवायु जो है वो कहां देखने को मिलती है ज्यादा, जलवायु में जहां ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं एक साल में, तो वो उत्तरी क्षेत्र है भारत का। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र। और यहां तापमान क्या है, वो विषम जलवायु लेके रहता है। लेकिन हम जैसे ही दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे, यहां का तापमान ऊंचा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दक्षिण का जो तापमान है वो उच्च है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा के कारण यहां का ज्यादा है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें या फिर कर्क रेखा की बात करें या फिर मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि कर्क रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री है। ये हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में है वो। जबकि मौसम का, जैसे ये सूर्य है, ट्यूबलाइट को हम सूर्य समझे, तो धरती पर उसकी किरणें पड़ेगी ट्यूबलाइट की, यानी कि ये माना पृथ्वी और ये सूर्य, इसकी किरणें यहां अगर पड़ेगी इस स्थान पर, तो बीच का जो क्षेत्र होगा वो गर्म होगा, और इसी कारण से जो है तापमान में चेंजिंग दिखाई दे देता है, मौसम में चेंजिंग दिखाई दे देता है, और जो तापमान है वो यहाँ तो उच्च हो जाता है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, और उत्तरी क्षेत्र में तापमान जो है विषम यानी बदलता रहता है। देखिए उष्ण कटिबंध, यानी यहां का क्षेत्र गर्म हो जाता है, उष्ण का मतलब गर्म हो जाता है, शीतोष्ण का मतलब ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म दोनों चीजें देखने को मिल रही है। इसका मतलब विषम जलवायु है, कभी ठंडा तो कभी गर्म, मौसम में बदलाव आते रहते हैं। एक साल में जो बदलाव आए हैं वो विषम जलवायु के नाम से पुकारे जाते हैं। और बेसिक तौर पर छोटे से और संक्षिप्त रूप से अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है उससे ऊपर वाले भाग में विषम यानी मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म। लेकिन नीचे वाले भाग में बात करें तो गर्म है, और तापमान हमेशा, धूप जो है, गर्माहट जो है, हीट जो है वो हमेशा उच्च रहा करती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है साथियों, ये आप जानते हैं, बस पॉइंट लिखा है मैंने। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और अंगुलियों पे होना चाहिए तुम्हें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। मैं क्रमबद्ध तरीके से नहीं बता रहा हूं, क्रमबद्ध से याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। जिस भी बच्चे को याद हो आज कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक लिखना है, ताकि मुझे पता रहे कि एग्जाम इतना पास में है और आप एक्टिव कितना है। इस बात का अंदाजा मुझे कमेंट से ही लगता है। बेतु की बातें कमेंट में नहीं करना है आपको, मुद्दे की बात, ज्योग्राफी से रिलेटेड बात आपको कमेंट में करनी है, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, है ना। तो देखिए दक्षिणी तापमान उच्च है और ऊपर का तापमान विषम है। बस आपको यहां यही ध्यान रखना है। 17 देशों से कौन गुजरती है, अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अक्षांशों के बीच की दूरी है कितनी, देशांतर के बीच की दूरी है कितनी, ये सारी चीजें हमने देखी है और इसको बहुत अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया है। तो ये अक्षांश बताओ मायना रखती है कि नहीं रखती है, अक्षांश मायना रखती है लाडले। देखो कितना चेंजिंग ला दिया किसने, अक्षांश और देशांतर दोनों ने, लेकिन अक्षांश बहुत ज्यादा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, दोनों ही बदलाव लाती है, दोनों ही चेंज लाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव अगर कोई लाती है तो आपकी मेहनत के साथ अक्षांश रेखा लाती है। कौन लाती है भाई, अक्षांश। आगे बढ़े साथियों, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो वहां की जलवायु अलग होगी, पठार वाले क्षेत्र की बात करें तो वहां की जलवायु अलग होगी, तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां की जलवायु अलग होगी, मैदानी भाग की बात करें तो वहां की जलवायु अलग होगी, और द्वीपों की बात करें तो वहां की जलवायु अलग होगी। हिमालय पर्वत की जलवायु अलग कैसे है, हिमालय पर्वत बहुत महान पर्वत है, ग्रेट पर्वत है, शानदार फायदा देता है भारत को, बहुत ज्यादा लाभकारी है भारत के लिए। ये सारी बातें तो ठीक है गुरुजी, लेकिन इसने फायदा किया क्या है, देखिए
ये जलवायु विभाजक है। कैसे? अब ये हिमालय पर्वत भारत के इस क्षेत्र में है इस प्रकार से, या तो इधर से जो हवाएं जाती है मानसून वाली हवाएं, कौन सी हवाएं? मानसून वाले। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही लॉजिक वाली बात यहां पे हो रही है। इसको मैं हटा के दोबारा थोड़ा स्पेस में ले लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। बहुत अच्छे से समझना, आपको सारा लॉजिक यही छुपा हुआ है। ये ऊपरी भारत की बात अगर हम करें तो हिमालय यहां पड़ता है भारत में, ठीक है। हमने हिमालय को 4 भागों में डिवाइड करके एक एक चीज को हमने पढ़ा। अब जो हिमालय यहां है भारत में, अब इधर से कोई हवाएं आ रही है जो घातक साबित हो सकती है, इस पूरे भारत के लिए, निचले भारत के लिए घातक साबित हो सकती है। उन घातक साबित होने वाली पूरी हवाओं को रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। यहाँ की जो खतरनाक जलवायु है, उधर की जो खतरनाक क्लाइमेट है, हिमालय के उत्तरी उस तरफ का ट्रांस हिमालय के बेग का है ना, ट्रांस हिमालय बेग था हमारा, शिवालिक ये था, मध्य ये, व्रत ये था, हमने पढ़ा हिमालय को। तो हिमालय के पीछे की जो जलवायु है उसका प्रभाव भारत पर नहीं दिखने देता है। और जलवायु का ये विभाजन जो है ये कौन करता है? मैं नहीं, आप नहीं साथियों, ये हिमालय करता है। कौन करता है? हिमालय जलवायु में विभाजन कर देता है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी वाली चीज हमने क्या पढ़ी? ये उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उत्तरी भारत से जो ठंडी हवाएं जो आती है उसके उधर से आने वाली को तो रोक देता है, लेकिन खुद जो ठंडी देती है वो तो हमें नुकसान ही करता है। लेकिन हम फायदे की बात अभी कर रहे हैं, तो उत्तरी पवनें सुरक्षा देती है। क्या देती है? सुरक्षा। बात यहां आके खत्म नहीं हो जाती लाडलो, बात तो अब शुरू होती है। सारी नदियां कहां से निकलती है रे? सारी नदियां निकलती है हिमालय से। अरे सिंधु निकली थी हिमालय से, गंगा निकली थी हिमालय से, ब्रह्मपुत्र निकली थी हिमालय से, सहायक वाली कई नदियां निकली थी हिमालय से। इसका मतलब बिजली बनाने में भी सहायक कौन होगा? हिमालय ही सहायक होगा। यानी बिजली निर्माण जो होता है वो नदी के ऊपर बांध बनाकर किया जाता है। भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जल देने का कार्य भी कौन करता है? हिमालय करता है। देखो हिमालय कितना महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। हिमालय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान तो करता ही है, मानसून पवनों को रोककर वर्षा करता है। अरे भारत के इस क्षेत्र से हमने ये पढ़ा था कि अंडमान निकोबार से या फिर केरल से भारत में मानसून प्रवेश करता है, तो भारत का मानसून जैसे ही आगे जाने का प्रयास करेगा यहां से, तो या इस स्थान पर हिमालय से रोक देता है। और वो पवनें जो होती है, हवा जो होती है, मानसूनी हवाएं जो होती है जिनके साथ जल होता है, वो पुणे भारत में लौट जाता है और यहाँ इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी घातक पर्वतमाला है जिसको हम अरावली कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अरावली। इसलिए वो पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में बारिश यानी वर्षा नहीं होने देती है। तो पहाड़ों के फायदे तो ये है कि वो मानसून को रोक कर लौटा देते हैं, उधर की हवाएं इधर नहीं आने देते हैं। ये चीज तो हमने देखी। लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां से नदियां निकलती है और उससे जो फायदे होते हैं, ऊर्जा में सहयोग मिलता है, यानी बिजली जो उत्पादित होती है उसमें हिमालय बहुत सहयोग करता है। उसमें कौन सहयोग करता है? हिमालय सहयोग करता है। मानसून में सहयोग करता है। देखो हवाएं ऊपर की तरफ गई, हवाएं नीचे की तरफ आई, यानी मानसून जैसे ही बना वापिस लौटा। मानसून कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना आप, ताकि आपको ये मानसून मानसून बार बार मैं कर रहा हूं, एक ही बार में समझ में आ जाए कि वर्षा कैसे होती है। ये महासागर या समुद्र है, ठीक है। यहां सूर्य है, सूर्य की किरणें यहां गिरती है इस प्रकार से। ध्यान से समझना, वर्षा को यहां से हटा देते हैं। अब वर्षा का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हमें समझना है और समझेंगे तभी तो इसको आसान तरीके से हम एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस मेरी बात को और अच्छे से लिख के आना एग्जाम में। ये जो सूर्य है इसकी किरणें इस पानी पर पड़ती है, पानी हो जाता है गर्म। पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है भाई, है ना। कुछ नहीं कह रहे हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ सूर्य है और यहाँ समुद्र का पानी है, महासागर का पानी है, तालाब का पानी है, उस पर किरणें पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूर्य की किरणें जब घर की छत पे पड़ती है, वह आपने कपड़े डाले हैं, सुखाए हैं, और उसमें से जो वाष्प जो होती है, पानी के जो कण होते हैं, वाष्पीकरण जिसे हम कह सकते हैं, वो उड़ उड़ के ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो पानी गर्म हो गया। गर्म होते ही पानी हल्का हो जाता है और हल्का होते ही पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। पानी ऊपर की
तरफ उठना शुरू कर देता है। और जैसे ही पानी उठ कर ऊपर जाता है, क्या वापिस आता है लाडले? बिल्कुल वापिस आता है। जब पानी ऊपर उठ के चला जाता है तो ऊपर जाके वो ठोस अवस्था में ठंडा होने लगता है, बादल का रूप लेता है, और उससे जैसे ही हवाएं टकराती है तो कुछ वो पिघल जाता है, और पिघलने के कारण जो बूंदें बनती है उसे हम मूसलाधार बारिश या बूंदों वाली बूंदाबांदी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं ना। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो फ्रीज को बंद कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद आप फ्रीज को खोलेंगे तो देखेंगे कि कुछ बर्फ सी जमी हुई है, वो बादल है। कैसे समझ रहे हैं? वो बादल है। और जैसे ही रूम की हवा फ्रीज के अंदर गई, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो बर्फ जमी हुई थी, जो हिम जमी हुई थी, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करके उसकी कुछ बूंदें नीचे की तरफ गिरने लग गई। क्या होने लग गई लाडले? उसकी कुछ बूंदें नीचे की तरफ गिरने लग गई, और जो बूंदें नीचे की तरफ गिरी है वो बूंदाबांदी जो हो रही है, ठीक बारिश ही ऐसे ही हुआ करती है। ऊपर बादल बनते हैं, हवा से टकराते हैं, और फिर ठंडे होने के कारण नीचे की तरफ आते हैं, इसीलिए हमेशा यूं तिरछी तिरछी आया करती है। तो ये वर्षा इस प्रकार से होती है। कई बार इसे संवहन क्रिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? संवहन क्रिया। समझ गए क्या है संवहन क्रिया? वर्षा के 3 रूप होते हैं, जिसमें ये संवहन क्रिया वाला रूप है। ठीक है, मानसून में सहयोग करता है, हम समझ गए। अब जैसे मानसून जो आता है, हवाओं के साथ जो बारिश आती है, वो हिमालय आगे उनको नहीं जाने देता, ये बात हमने कर ली है। वन संपदा, हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन संपदा है। पर्यटन के अंदर वनों की तो ढेर सारे वन है, इस पे एक एक वन की क्या बात करें, पेड़ पौधे जो है उनकी बात कर रहे हैं। पर्यटन के अंदर हिमालय क्षेत्र में ढेर सारे पर्यटन केंद्र है। चाहे आप बद्रीनाथ की बात कर लो, चाहे आप गंगोत्री की बात कर लो, गंगोत्री ये भी यहाँ है, यमुनोत्री ये भी यहाँ है, यमुनोत्री, कैलाश मानसरोवर भी यहाँ है हिमालय में, कैलाश मानसरोवर। तो बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, ढेर सारे पर्यटन स्थल है, और लाखों पर्यटक जो है देश विदेश से इस क्षेत्र को देखने आते हैं। तो हिमालय पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जलवायु में कैसे लाभदायक है? पर्यटनों को तो बुलाता ही है, ये तो हमारा जो पर्यटन उद्योग में डाल दिया गया, ये तो हमारा औद्योगिक काम हो गया। लेकिन जलवायु की दृष्टि से जो मानसूनी हवाएं आती है उनको रोकता है, भारत में अच्छी बारिश कराता है, और ये जल विभाजक भी है, जलवायु विभाजक भी है, मौसम विभाजक भी है, ऋतु विभाजक, इसके पीछे भी इसका हाथ है। तो अक्षांश के बाद अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण सामने आया है तो वो हिमालय है। अक्षांश तो बदलाव लाते ही हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन हिमालय भी क्या करता है? चेंजिंग लाता है। इसलिए दूसरे तीसरे चैप्टर में हमने हिमालय की खूब चर्चा की थी। आगे बढ़े। अब देखिए जल और स्थल का वितरण। जल जो है किस स्थल पर कितना फैलाव या फिर क्षेत्र बनाता है, इसके वितरण की बात हम करेंगे। भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, इसका मतलब इस हिस्से की बात कर रहा है। भारत के दक्षिण में तीनों तरफ, किस तरफ? तीनों तरफ रत्नाकर है, यानी हिंद महासागर है, जिसका नाम पुराणों में क्या मिलता है? रत्नाकर मिलता है। अगर मैं रत्नाकर नहीं कहकर या महोदधि कह दूं तो क्या हो जाएगा लाडले? इसका मतलब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और अगर मैं सिंधु सागर कह दूं तो मतलब हो जाएगा अरब सागर। लेकिन मैं रत्नाकर कह दूं तो भारत के तीनों ओर से घिरा हुआ, जो भारत जिससे तीनों ओर से घिरा हुआ है, उस हिंद महासागर की बात कर रहा हूं। और उसके लिए प्रयोग तो हुआ है कौन? रत्नाकर शब्द लिख के आना एग्जाम है ना। तो रत्नाकर जो शब्द है वो हिंद महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और क्या कह रहा है? तीनों ओर, यानी भारत के इस तरफ तीनों ओर जल ही जल है, इसीलिए तो भारत प्रायद्वीप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत में। उत्तर में अविच्छिन्न पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें तोड़ना पॉसिबल नहीं है। वो पर्वत श्रृंखलाएं अगर कहीं हमें दिखाई देती है तो वो भारत के इस क्षेत्र में हिमालय वाली है। अब मैं पहले हमने शुरुआत में ये बात कही थी कि भारत के उत्तर में पर्वत है, दक्षिण में पठारी और प्रायद्वीपीय और तटीय और द्वीपीय क्षेत्र है, बीच में मैदान है भारत के। तो बताओ भारत ऊंचावच हुआ कि नहीं हुआ? ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीजें क्या करती है?
ये जलवायु को प्रभावित करती है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं। यानी जलवायु को बहुत ज्यादा अगर परेशान करती है या सहायता करती है तो भारत की इस्तेला करती है। कौन करती है, इस्तेला करती शब्द का प्रयोग नहीं करके इन्होंने ऊंचावच का प्रयोग किया, फिर भी हमने इसको पकड़ लिया और बहुत अच्छे से इस बात को हम समझ गए। अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी का मतलब है जो टूट नहीं सकती, वो पर्वत श्रेणियां जो हिमालय जैसी है, वो भारत का मौसम के अंदर, ऋतुओं के अंदर, जलवायु के अंदर, मानसून के अंदर जो हवाएं होती है मानसून की, उनको रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराने के लिए लाभदायक साबित होती है। ये चीज हमने देखी। वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रम से होता है। वायु दाब में भिन्नता जो है, मानसून की पवनें कैसी है, पवनाभिमुखी है या पवनाविमुखी है, यानी कि मानसून की हवाएं किस तरफ मुंह करके आ रही है, वायु दाब उसी पे डिपेंड करेगा। ये चीज हमने समझा और देखा। हिंद महासागर वाली बात जिसे रत्नाकर कहते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अक्षांश के बाद अगर जलवायु को कोई ज्यादा प्रभावित करता है तो वो हिमालय, इसके अलावा मौसम, ऋतु और मानसून भी प्रभावित करते हैं। आगे बढ़े। ये देखो बहुत प्यारी चीज है, बहुत शानदार चीज है, बहुत ही मेहनत वाली चीज है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली चीज है क्या? ऊंचावच की बात करें तो जून और जुलाई में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि भारत का जो ये पठारी क्षेत्र है, ये वाला भारत का पठारी क्षेत्र है, जहां भारत में यहाँ पठार पाए जाते हैं। यहाँ ऊपर तो भारत में बड़े बड़े पर्वत है, यहाँ बीच में मैदान है और यहाँ पठार है और ये तट क्षेत्र है भारत का, और यहाँ भारत में द्वीप है। लेकिन इस पठारी भाग की अगर हम बात करें तो ये इस तरफ इसका जो भाग होगा वो पश्चिमी घाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कौन सा घाट है भाई? ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। हम ये जानते हैं कि इस तरफ अरब सागर है, हम ये भी जानते हैं अरब सागर को सिंधु सागर कहते हैं। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, और इसे हम महोदधि के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे पूरी तरफ इस तरह जो फैला हुआ है हिंद महासागर, उसको हम रत्नाकर के नाम से जानते हैं। अभी कुछ ही देर में हमने इसको, कुछ ही देर पहले इसको देखा था। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि पश्चिम जो घाट है उसकी ढाल जो है वो पवनाभिमुखी और पवनाविमुखी, यानी कि हवाओं की दिशा कभी बढ़ते हुए क्रम में, कभी हवाओं के जाते हुए क्रम में देखने को मिलती है। और इसीलिए कभी तो यहाँ अधिक वर्षा हो जाती है और कभी यहाँ कम वर्षा हो जाती है। किसकी बात की हमने? पश्चिम घाट की बात की। पश्चिम घाट में कभी हवाएं ज्यादा चलती है, कभी तेज चलती है, ये बात हम नहीं कर रहे। पश्चिम घाट में कभी हवाओं का मुख आगे की तरफ होता है, यानी बढ़ रही होती है, कभी वापस आ रही होती है, तो बढ़ रही होती है और आ रही होती है। आना और जाना हवाओं का जो होता है पवनाभिमुखी और पवनाभिमुखी कहलाता है। और इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कभी तो यहाँ अधिक वर्षा हो जाती है और कभी कम वर्षा हो जाती है। ये वहां के ऊंचावच यानी वहां की स्थिति जो है उस ढाल के कारण होता है। हवाओं को चढ़ने में जाने में आसानी नहीं हो पाती है, कभी ज्यादा तेज बहाव धारण कर लेती है हवा, कभी कम चला करती है। इसी कारण से पश्चिमी जो घाट है ये वाला क्षेत्र, इसमें कभी ज्यादा बारिश हो जाती है और कभी कम बारिश होती है। तो फिर बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो एक जगह है मौसिनराम। कौन सी जगह है? मौसिनराम। याद रखना है पक्का, मौसिनराम कहाँ है भाई? मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। और ये जगह में मौसिनराम जो है 60 किलोमीटर के आसपास पड़ती है वहां से। तो मौसिनराम जो मेघालय है जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा। कहते हैं यहां एक दिन में जितनी बारिश होती है उतनी तो 5 साल में जैसलमेर में होती है। इतनी शानदार बारिश होती है। लेकिन जैसलमेर सबसे कम बारिश वाली जगह नहीं है। भारत के अंदर सबसे कम बारिश होती है लेह में। ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख का। यहाँ बहुत कम बारिश होती है भारत में, यानी बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जबकि पश्चिम घाट जो होती है वहां घटती बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वी घाट जो होती है वहां तापमान, दाब और पवनों से यह क्षेत्र भी प्रभावित होता रहता है। और ठीक इसी तरह यहां भी घटत बढ़त चलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या देखा?
ऊंचावच के आधार पर हवाएं जो होती है सीधी चलती है, कभी लौटती है, वापस आगे नहीं जा पाती है। स्थलाकृति के आधार पर, उबड़ खाबड़ता के आधार पर तो कभी तो ज्यादा बारिश कर देती है और कभी कम बारिश करती है। वैसे यहाँ पानी की कमी कहाँ है? यहाँ तो हिंद महासागर रत्नाकर है, यहाँ तो पानी ही पानी है ना। ये घाट कह रहा है मैं पानी पानी, ये कह रहा है तू पानी पानी, है ना। तू पानी पानी क्यों है? क्योंकि मैं तो तीनों तरफ से इससे जुड़ा हुआ हूं, हिंद महासागर से। यानी एकमात्र महाद्वीप है हिंद महासागर, हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पर है, ऐसा नहीं है। इसका नाम हिंद भारत के कारण नहीं है, ये चर्चा हमने पहले की है। तो ये हिंद महासागर की बात हम कर रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर। इससे पहले ऊंचावच देखा हमने, उससे पहले हिमालय को देखा हमने, उससे पहले अक्षांश को देखा हमने। यानी भारत की जो जलवायु है उसको अक्षांश कैसे प्रभावित करता है आप बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद हिमालय कैसे प्रभावित करता है ये भी आप समझ गए। उसके बाद ऊंचावच और पवनें जो होती है वो कैसे, वायुदाब जिसे कह सकते हैं, वो कैसे प्रभावित करती है, हाल ही में हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन अब जो बात है, अब जो हमारा पॉइंट है चौथा, वो समुद्र तल से ऊंचाई की बात करता है। कोई क्षेत्र समुद्र से कितना ऊंचा है उसी आधार पर वहां की जलवायु होगी। अब जैसे तापमान की अगर हम बात करें, तापमान बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना है और याद कर लेना इसको। जैसे ये धरती है, ये धरती हमारी है ना, सोना उगले है ना धरती। अब धरती या पृथ्वी कुछ भी कह दो, और ये इसका भाग है धरातल, धरातल। अब यहां से कोई व्यक्ति अंदर कुआं खोदेगा या फिर अंदर की तरफ जैसे ही जाएगा, जैसे ही वो अंदर की तरफ खोदने का कुछ प्रयास करेगा, तो जैसे जैसे वो अंदर जाता है वो 32 मीटर, कितना बता रहा हूं भाई, 32 मीटर जैसे ही अंदर चला जाएगा तो उस नीचे अंदर की तरफ 32 डिग्री जैसे ही जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जाएगा, लिख लेना इसको। क्योंकि क्या देख रहे हैं हम, समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल कौन सा है इसको थोड़ा होल्ड करके पहले ये बता दूं मैं आपको। समुद्र तल का मतलब है ये पानी, ये समुद्र का पानी है यहाँ पे, और ये ऊपर चल रही है हवा। जहां पानी और हवा मिल रहे हैं वही समुद्र तल होता है। पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि समुद्र तल तो वो है जो नीचे है, काफी नीचे जाके उसको देखना पड़ता है। तो कौन तो उसको नापता होगा, कई बार लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई इसकी इतनी है, तो मैं सोचता था कौन अंदर जाता है, कौन फीते को पकड़ता है, कौन ऊपर से बताता है उसको कितना फीट हुआ, तो ये कैसे हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा और बाद में पता चला कि समुद्र तल वो नहीं है, समुद्र तल तो वो है जहां हवा और पानी मिल रहे हैं, यानी ऊपर का तल है। जैसे मैं एक मौखिक भाषा में या सिंपल तरीके से इसको मैं कहूं, साधारण बोलचाल की भाषा में, हम नदी या तालाब में जहां से डुबकी लगाते हैं और जहां डुब की आवाज आती है ना, वही तल होता है उस तालाब का। तो समुद्र का ही वही होगा, तो महासागर का भी वही होगा, तो तल ये होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई में तापमान को अगर हमें नापना है, किसको नापना है, तापमान को अगर नापना है, तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये घटता है, ये तो हम देखेंगे। लेकिन तापमान बढ़ जाएगा कब, जब अंदर की तरफ जाएंगे। यानी कि पृथ्वी से अंदर की तरफ जाने पर जैसे ही हम 32 मीटर अंदर गए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग कुएं खोदते हैं, जो लोग पृथ्वी के अंदर माइंस और खदानों में काम करते हैं, वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, क्योंकि वहां तापमान बढ़ रहा है, 32 मीटर पे बढ़ रहा है। तो सोचो कोई 1 किलोमीटर तक अंदर गया है, तो देखो आप 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बढ़ गया अंदर, तो कितना हीट क्रिएट होगा आप सोचो। तो आप याद रखें कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, लेकिन ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। यानी यह एक पर्वत है और कोई व्यक्ति इस धरातल से इस पर्वत पर ऊंचा चढ़ रहा है, पर्वतारोही जिन्हें हम कहते हैं, जो जाया करते हैं पर्वतों पर, पर्वतारोही। अब कोई पर्वतारोही ऊपर की तरफ जा रहा है और यह साफ लिखा है कि घटता है, कितना घटता है ये नहीं बताया है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि तापमान कितना घटता है। 165 मीटर, कितना, 165 मीटर जैसे ही कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, घट जाएगा भाई, घटता है। देखो साफ साफ लिखा है, यानी कि अंदर जाने पे तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पे पहाड़ों पर तापमान
घटता है, नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है। कितना घटता है? नीचे जाने पर 32 मीटर पे एक, ऊपर जाने पर कितना घटता है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि नीचे अंदर जाने पर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। याद नहीं रहता है तो पसीने से याद रखना, तापमान बढ़ जाता है तभी तो पसीना आता है। ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी आती है, घटता है तापमान, वहां पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है ऊपर जाते हैं जब, क्योंकि हमने पढ़ा वायुमंडल में सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार के वायुमंडल में मंडल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऊपर हवाओं का आदान प्रदान होता है। पृथ्वी के ऊपर सबसे नीचे जो गैस होती है वो भारी गैस होती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ मिलती है भारी गैस। सबसे हल्की गैसें होती है हाइड्रोजन और हीलियम, तो वो ऊपर मिला करती है, बहिर्मंडल तक भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमें बहुत मायने रखती है। पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं, पर्वत के जो क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं और मैदानी भाग जो होते हैं वो गर्म होते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों के जो क्षेत्र होते हैं, यानी हिमालय वाले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर है, वो सब ठंडे होंगे, बहुत छोटी सी बात है। मैदानी भाग गर्म होंगे, जैसलमेर वगैरह मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं तो ये गर्म है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जलवायु के कारण, मौसम के कारण, ऋतु के कारण, वायु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु के कारण। जहां की वायु वैसी, मौसम वैसा ही हो जाएगा। तो आपको यहां तक समझ में क्या आ रही है? एक ही देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है। तो मौसम हमने पहले ही समझ लिया, पहले ही लेक्चर में, ताकि बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। फिर हमने ऋतु को समझा ताकि बहुत अच्छे से चैप्टर हमें समझ में आ जाए। फिर हमने मानसून को समझा ताकि हमें कोई भी डाउट नहीं रहे। और फिर हमने जलवायु को शुरू किया। अब जलवायु को मैंने पहले ही बताया कि ये 3 कारक ऐसे हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं और इसी से जलवायु डिफरेंट होती है। इनमें वायु ही चेंजिंग लाती है सबसे ज्यादा। कौन लाती है? इनमें हवा का जो बदलाव है, हवा जो वर्षा है, चाहे हवा है, वो दोनों, वायु और वर्षा जो है वो इनमें बदलाव लाया करती है। लेकिन ये तीनों मिलकर जलवायु में बदलाव कर देते हैं। एक ही स्थान पर एक प्रकार की जलवायु हो सकती है, लेकिन अलग अलग स्थान पर, एक स्थान पर तो जलवायु वही होती है क्योंकि सैकड़ों सालों में बदलती है, लेकिन 2 अलग अलग स्थानों पर हमने 3 एग्जाम्पल लेके दूसरे लेक्चर में समझा था कि वहां की जलवायु ऐसी थी तो उसी स्थान की ऐसी थी। फिर भी एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है कि दार्जिलिंग में जनवरी के महीने में, किस महीने में? दार्जिलिंग में जनवरी के महीने में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जबकि एक ही अक्षांश पर है दोनों। किस पर है? पहले हमने बात की, हमने रैंडमली किसी स्थान से किसी स्थान को पकड़ लिया, जैसे राजस्थान से जयपुर को पकड़ा, बिहार से पटना को पकड़ा कि वहां ये जलवायु है एक महीने में तो यहाँ की ये है। लेकिन अक्षांश की बात हमने नहीं की थी कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। लेकिन आगरा और दार्जिलिंग जो है, आगरा यूपी, आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर बने हुए। अक्षांश रेखाएं अभी हमने देखी, आडी वाली जो होती है व्रत जिसे कहते हैं हम, तो आडी वाली रेखाएं जो होती है, अक्षांश जो होती है, दोनों एक ही अक्षांश पर है। और एक अक्षांश पर होने के बावजूद भी जनवरी के महीने में जो तापमान है वो दोनों में अलग अलग है। आप देखिए, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस। अब आप पूछेंगे, आप तो कह रहे हैं कि अक्षांश की वजह से तापमान चेंज हो रहा है, अक्षांश की वजह से जलवायु, मौसम, सीजन जो, ऋतु जो है वो सब बदलती है, तो फिर ये एक अक्षांश में है तो ऐसा कैसे हुआ? इसका कारण यह है, अक्षांश के साथ ऊंचावच भी तो मायने रखता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है यह भी तो मायने रखता है। हिमालय से किस तरफ है यह भी तो मायने रखता है। तो सारी चीजें मिलकर किसी क्षेत्र की जलवायु को, किसी क्षेत्र के मौसम को, आदि को जो है, अंतर जो है, भेद जो है, प्रभावित जो है करने वाले कारक जो है वो इस प्रकार से क्रिएट होते हैं। तो दार्जिलिंग और आगरा एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी दोनों में जनवरी के माह में हम ये देखते हैं कि दोनों में लगभग कितना, 12 डिग्री सेल्सियस जो है अंतर दिखाई हमें देता है। तो एक एक चीज को हमने समझा और पढ़ा। लेकिन समुद्र तल से दूरी के आधार पर भी क्या फर्क पड़ता है? हमने ये देखा अक्षांश के आधार पर पक्का फर्क पड़ता है, हमने ये देखा हिमालय के आधार पर पक्का फर्क पड़ता है, हमने ये देखा कि समुद्र तल से दूरी के आधार पर देखने वाले, हमने ये देखा कि समुद्र से जो है ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है, उस आधार पर फर्क पड़ता है, हमने ये देखा ऊंचावच के आधार पर फर्क पड़ता है। लेकिन यहां समुद्र तल से दूरी की बात कर रही है। समुद्र से कोई स्थान, ये समुद्र है, इस स्थान से कोई स्थान कितना दूर है, ये फायदा, ये चीज मायने रखती है। जैसे देखिए, जैसे महाराष्ट्र,
यानी बंबई की अगर हम बात करें तो बंबई के लोग कभी देख ही नहीं पाते विषम जलवायु। एक ही साल में जो है विषम जलवायु वाला मामला नहीं बन पाता। क्यों? वहां समकारी यानी समान रूप से जलवायु होती है। कैसे? वो कभी ये देख ही नहीं पाते कि सर्दी कैसी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सर्दी पड़ती ही नहीं है, बॉम्बे में सर्दी देखने को ही नहीं मिलती उनको। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो समुद्र तल से पास में, तो समुद्र तल से दूरी के आधार पर, पास के आधार पर भी जलवायु में चेंज देखने को मिलते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई, फिर भी नहीं आई है तो एक बार वीडियो को पीछे आगे करके जरूर देखना आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हमारा लेक्चर था। इसमें हमने सबसे पहले अक्षांश, फिर हिमालय, फिर ऊंचावच, फिर समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, तापमान घटता है कि बढ़ता है, अक्षांशों का क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें हमने की। और यहां हमने देखा यह समकारी जलवायु है, यानी कि समुद्र से पास जो कोई भी होगा, जैसे माना ये समुद्र है और यहां मेरा घर है, और वो घर जो है उसको हम मुंबई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मुंबई का उदाहरण दिया हुआ है। वैसे ये समकारी जलवायु होती है, यहाँ समान जलवायु रहेगी, हमेशा एक ही जलवायु, रिमझिम बारिश होती रहती है, सर्दी ज्यादा नहीं हो पाती, गर्मी ज्यादा नहीं हो पाती। यही कारण है कि मुंबई में मौसम विषमता व ऋतु परिवर्तन नहीं है। बंबई में कोई भी सीजन परिवर्तन नहीं होती, वो इस चीज का लुत्फ ही नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि ऊंचावच के आधार पर अंतर है, अक्षांश के आधार पर अंतर है। जैसे दार्जिलिंग और आगरा को हमने देखा एक अक्षांश पर थे, लेकिन ऊंचावच के कारण अंतर आ गया। कोई स्थान ऊंचावच के आधार पर समान स्थान पर है, लेकिन अक्षांश के कारण चेंज आ जाता है। तो जलवायु में जो बदलाव आता है उसके पीछे ढेर सारी चीजें लगी रहती है। अगर आपको सही मायने में अभी तक आप उस चीज तक नहीं पहुंचे हैं कि जलवायु में चेंजिंग या बदलाव कैसे आता है, तो सिर्फ इतना याद रखें, भारत में कई स्थान तो भारत में दूर दूर तक है, कई स्थान पास पास में, उसी से अक्षांश निर्धारित होते हैं। मौसम बदलती रहती है, हवाएं बदलती रहती है, वायुदाब बदलता रहता है, पवनों की दिशा, गति, सब कुछ बदलता रहता है, और इससे जलवायु में बदलाव आ जाता है। तो एक एक चीज को हमने समझा और देखा, तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि जलवायु जो है उसके पीछे ढेर सारे कारण लगे हुए हैं। बेसिक बड़े बड़े चीजों की अगर हम बात करें तो जलवायु को बदलने में अभी भी ढेर सारे कारक अगले लेक्चर में आने वाले हैं। और आप सोच रहे हैं कि बस एक लेक्चर देख ले काम हो जाएगा, नहीं, जलवायु को पूरा समझना है ताकि अगला चैप्टर समझ में आए। जिसको जलवायु, क्लाइमेट जिसे हम कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है, उसको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले वेदर की बात हमने की थी, मौसम को हमने समझा ताकि जलवायु हमारे समझ में आ जाए। और अब जलवायु जो है वो पवनों की दिशा और गति को समझाने में हमारा सहायक साबित होगी। जैसे हम कल पढ़ने वाले जेट स्ट्रीम, ये क्या होती है, इसके पीछे जलवायु की कहानी चलेगी कि जलवायु जो होती है वो जेट स्ट्रीम की जिम्मेदार होती है। तो ये चीज भी हम देखने वाले हैं। यही कारण है कि मुंबई में मौसम में क्या होती है, विषमता देखने को मिलती है। हमने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखा, समझा, और जलवायु की बात करते हुए या फिर चौथे चैप्टर की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगला जो लेक्चर आने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबसे बड़ी बात, जी जान से मेहनत करना है। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।